इक्विटी मिड कैप फंड्स ने पिछले कुछ महीनों में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है और एनालिस्ट का मानना है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को देखते हुए ऐसा लगता है कि मिड कैप में अभी भी और स्कोप हो सकता है। तो ऐसे में हमने सोचा आपके लिए एक और मिड कैप फंड का रिव्यू लेके आए। आज हम एक ऐसे मिड कैप फंड की बात करने वाले हैं जिसने रेगुलरली अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स को बीट किया है। आज हम बात करेंगे डीएसपी मिड कैप फंड की और इस फंड के बारे में कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए हैं। बट इससे पहले कि मैं उनको इंट्रोड्यूस करूं और उनको चैनल पर वेलकम करूं, प्लीज डू टेक अ मिनट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑन मेनी मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस। मैं हूं गौरव सेठ और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जैसा मैंने बताया, आज हम बात करेंगे डीएसपी मिड कैप फंड की जिसने मीडियम से लॉन्ग टर्म में अपने बेंचमार्क को बहुत ही अच्छी तरह आउट परफॉर्म किया है। हम आज के वीडियो में इस फंड के फैक्ट्स पर तो नजर डालेंगे, बट उससे पहले हम एक स्पेशल गेस्ट के साथ बात करेंगे जिनसे हम इस फंड के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डीएसपी म्यूचुअल फंड से मिस्टर अमित ग्रोवर। अमित डीएसपी म्यूचुअल फंड में लर्निंग और डेवलपमेंट के हेड हैं और इनके पास 13 सालों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में। अमित स्पेशलाइजेस इन प्लानिंग एंड कंडक्टिंग लर्निंग इनिशिएटिव्स और इन्होंने 700 से ज्यादा सेशंस कंडक्ट किए हुए हैं ऑन वेरियस फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स। तो चलिए बिना किसी देर के अमित को वेलकम करते हैं ऑन आवर चैनल। नमस्कार अमित एंड वेलकम टू आवर चैनल जेड फंड्स। थैंक यू जेड फंड्स, जो आपने हमें आपके चैनल पे इनवाइट किया, जहां पे हम आपसे और आपके क्लाइंट्स के साथ हमारे फंड के बारे में बात कर सके। जैसे मैंने अभी अपने व्यूअर्स को बताया, आज हम डीएसपी मिड कैप फंड की बात करने वाले हैं। तो बिफोर वी गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द फंड इटसेल्फ, आप प्लीज हमारे दर्शकों को ब्रीफली बता सकते हैं कि इन कंपनीज को कैसे अलग अलग मार्केट कैप्स में डिवाइड किया जाता है। सेबी की क्लासिफिकेशन के साथ अगर देखा जाए, स्टॉक्स को 3 हिस्सों में बांट दिया है। हिंदुस्तान की जो सबसे 100 बड़ी कंपनीज हैं, इनको लार्ज कैप्स बोलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट 150 कंपनीज आती हैं, इसका मतलब 101 से लेके 250, ये जो 150 कंपनीज आती हैं, इनको मिड कैप बोला जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट 250 कंपनीज आती हैं, 250 कंपनीज आती हैं, इनको स्मॉल कैप बोला जाता है। सो लार्ज कैप शुरू की टॉप 100 कंपनीज, उसके बाद जो नेक्स्ट 150 कंपनीज हैं, इनको मिड कैप, और आखिर की जो लास्ट 250 कंपनीज हैं, इनको स्मॉल कैप बोला जाता है। दैट्स द डेफिनेशन ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। ग्रेट। तो एक टिपिकल मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है और इन्वेस्टर्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स, दोनों शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में? मिड कैप कंपनीज का सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि सिंस ये मिड साइज कंपनीज हैं, तो फ्यूचर में ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो सकती हैं। बट डिसएडवांटेज में देखा जाए, डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है, सारी कंपनीज ग्रो नहीं होंगी, कुछ कंपनीज अच्छी बनेंगी, बट बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो शायद अच्छी तरीके से ग्रो ना हो पाए। इसीलिए म्यूचुअल फंड्स में मिड कैप्स में इन्वेस्ट करना सबसे लॉजिकल तरीका होगा, 2 कारणों की वजह से। फर्स्ट, यहां पे बहुत ज्यादा रिसर्च चाहिए होती है स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। आपको प्रमोटर की जानकारी होनी चाहिए, उनके बिजनेस के बारे में जानकारी चाहिए और उनकी बैलेंस शीट में अंदर पे जाके समझना बहुत जरूरी है ये कंपनीज अपना प्रॉफिट और किस तरीके से अपने आप को मैनेज करती हैं। दूसरा एडवांटेज क्या होता है, म्यूचुअल फंड में आपको एक डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। आपका जो पैसा लगा है, एक कंपनी 2 कंपनी में नहीं लगा, 40 से 50 कंपनियों में लगा है, स्टॉक्स में लगा है, सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई हुआ है, उससे आपका रिस्क कम हो जाता है। अभी जब भी आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो इन अ मिड कैप, सबसे ज्यादा हम समझते हैं कि रिस्क को देखने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि ये स्टॉक या ये फंड कितना प्रतिशत गिर सकता है, और दूसरा रिस्क ये होता है कि कितने सालों तक आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर आप हिस्ट्री को देखो, इतिहास को देखो, तो देखा गया है मिड कैप्स में रिटर्न की पोटेंशियल बहुत अच्छी होती है लॉन्ग टर्म में, बट एट द सेम टाइम जब मार्केट्स गिरती हैं तो मिड कैप अक्सर देखा गया है ज्यादा गिरते हैं एज कंपेयर टू लार्ज कैप्स। पर यह भी देखा गया है जब कुछ साल रिटर्न नहीं बनते, मिड कैप में काफी सालों तक, अगर इतिहास देखें तो ऐसी बार कितनी बार हुआ है, 5-6 सालों तक मिड कैप में एज अ कैटेगरी में पैसा नहीं बना। सो रिस्क समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटर्न्स तो अच्छे, लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल बहुत हाई होता है, बट ये रिस्क जानना बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप मिड कैप में इन्वेस्ट करते हो। एब्सोल्युटली ट्रू। जितना लंबा इन्वेस्टमेंट होराइजन लेके चलेंगे इन्वेस्टर्स, उतना ही रिस्क कम होता जाता है। सो नाउ लेट्स डिस्कस द डीएसपी मिड कैप फंड इन डिटेल्स। ये फंड 14 साल पुराना है। प्लीज हमें थोड़ा सा इसकी स्ट्रैटेजी के बारे में बताएं। इस फंड की यूएसपी क्या है दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर फंड्स इन दिस कैटेगरी? यस, डीएसपी मिड कैप को 14 साल पूरे हो गए और इन लास्ट 14 इयर्स में
इस फंड ने अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं और बेंचमार्क को भी बीट किया है। बट ये तो बात हो गई रिटर्न्स की। इसका जो यूएसपी है अबाउट द फंड इज दैट जो फंड मैनेजर है कोशिश ये करता है वो कंपनीज में इन्वेस्ट करें जो ड्यूरेबल कंपनीज हैं, वो कंपनीज जो लंबे दौर तक भाग सकती हैं, अच्छा कर सकती हैं। ड्यूरेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज जो फंड मैनेजर देखता है टिपिकली जब अपना पोर्टफोलियो बनाता है, वो कंपनीज लेना चाहता है जहां पे मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो और वो मैनेजमेंट जो पैसे को, कैपिटल को रिस्पेक्ट करती है। इसका मतलब अगर कोई बिजनेस में 100 रुपए लगाता है तो उसमें अच्छे रिटर्न्स बनने चाहिए। अगर अच्छे रिटर्न नहीं बना पा रहा, रिटर्न्स का मतलब होता है प्रॉफिट उस पैसों के ऊपर कितना बना सकता है। तो टिपिकली फंड मैनेजर की कोशिश ये होती है ड्यूरेबल बिजनेसेस, गुड मैनेजमेंट और वो मैनेजमेंट जो कैपिटल को रिस्पेक्ट करती है, इस तरीके से पोर्टफोलियो बनाता है और टिपिकली इसी प्रोसेस के साथ वो अपना पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म में बनाना चाहता है। ग्रेट। तो फिर इस फंड के इन्वेस्टमेंट स्टाइल की थोड़ी सी बात करते हैं। ये फंड क्या एक बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी फॉलो करता है और डज द फंड मैनेजर टेक एक्टिव कॉल्स, यानी रेगुलरली खरीदा बेची करते हैं। डीएसपी मिड कैप में जो फंड मैनेजर है विनीत सांबरे, इनकी कोशिश तो ये होती है कि ऐसी अच्छी ड्यूरेबल कंपनीज लें और उनको लॉन्ग टर्म तक रखें। जैसे कोई इंसान बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करता, अच्छे बिजनेस में वो चाहता है जितने लंबे दौर तक रहूं, वो उनका ऑब्जेक्टिव होता है। बट कहने का मतलब ये नहीं है कि फंड मैनेजर बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी यूज करता है। कोशिश तो ये रहती है कि अच्छी कंपनीज की तरह लॉन्ग टर्म में बना रहे। बट अगर लगता है कंपनीज की मैनेजमेंट अगर ठीक से काम नहीं कर रही और अगर लग रहा है कि उनके जो प्रॉफिट रेशियोज हैं, जो पैसा जो कंपनीज के ऊपर बनना चाहिए वो अगर ठीक से नहीं बन रहा या कंपनीज की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, तो इस सिनेरियो में फंड मैनेजर्स अपना पोर्टफोलियो चेंज करता है। सो इट्स नीदर अ बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी एंड एट द सेम टाइम इतना भी एक्टिव स्ट्रैटेजी नहीं है कि आप हर 3 महीने बाद देखोगे पोर्टफोलियो डिफरेंट होगा। इट इज बेसिकली एन एक्टिवली मैनेज फंड जो टेक्निकली अच्छे स्टॉक लेता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। दैट्स ग्रेट। तो ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें फंड मैनेजर इज सीइंग सम वैल्यू इन द मीडियम टर्म? वी नोटिस कि फाइनेंशियल्स, केमिकल्स और हेल्थ केयर में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो थोड़े ज्यादा हैं कंपैरेटिवली। सो आर दीज द प्रेफर्ड सेक्टर्स करेंटली, या इसमें भी कुछ रोटेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इन द शॉर्ट टर्म? अगर आज पोर्टफोलियो देखा जाए, यस, हेल्थ केयर के ऊपर हमारा पोर्टफोलियो है जो थोड़ा ओवरवेट है इस सेक्टर के ऊपर। आपका पॉइंट सही है कि हमने फाइनेंशियल्स थोड़े ज्यादा लिए हुए हैं, बट अगर आप फाइनेंशियल्स का वेट ही देखोगे बेंचमार्क में तो काफी ज्यादा है, तो उसके हिसाब से हमने ज्यादा वेट नहीं लिया हुआ। हमें लगता है बिकॉज ऑफ जो प्रॉब्लम चल रही है कोविड की और बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन फाइनेंशियल में थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा, तो हमने एक्चुअली वो फाइनेंशियल्स ली हैं जहां पे हमें सेफ्टी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। टेक्निकली हमने वो कंपनीज ली हैं जो गोल्ड लोन्स में है, तो बिकॉज गोल्ड लोन में सिंस गोल्ड की कीमतें अच्छी हैं तो यहां पे हमें रिस्क कम दिखाई देता है। हमने इंश्योरेंस कंपनीज में फाइनेंशियल्स में ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो हमने थोड़ा सा कंजर्वेटिव स्टैंस मेंटेन किया हुआ है टिपिकली अपने फाइनेंशियल्स में। यस, बट करंट पोर्टफोलियो में हम थोड़ा हेल्थ केयर में ज्यादा ओवरवेट है। चलिए फंड के रिटर्न्स की बात करते हैं। इस फंड ने रेगुलरली अपने बेंचमार्क को बीट किया है, दोनों शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में भी। इनफैक्ट पिछले 10 सालों में फंड ने 12% से ऊपर का रिटर्न दिया ऑन एन एनुअलाइज्ड बेसिस। तो आगे इस फंड से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन्वेस्टर्स इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स? यस, वी आर वेरी हैप्पी कि इन लास्ट 14 ईयर्स में डीएसपी मिड कैप ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए और क्लाइंट्स को वेल्थ क्रिएट करके दिया। इसका मेन रीजन यही है कि टिपिकली जो फंड मैनेजर प्रोसेस फॉलो करता है, फंड मैनेजर और जो उनके साथ जो एनालिस्ट होते हैं जो प्रोसेस फॉलो करते हैं, कोशिश तो यही रहती है कि इस अच्छे प्रोसेस के साथ लॉन्ग टर्म में भी क्लाइंट्स के लिए अच्छा वेल्थ बनाया जाए। बट बॉटम लाइन हम सब जानते हैं, गारंटीड कुछ नहीं किया जा सकता इन्वेस्टमेंट्स में, बट कोशिश तो हमेशा यही रहेगी कि लॉन्ग टर्म में जो एक्सपीरियंस पास्ट में दिया है, अच्छा एक्सपीरियंस, उसी तरीके से अच्छा एक्सपीरियंस लंबे दौर पे भी दिया जाए। फैंटास्टिक अमित, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर चैनल एंड आंसरिंग ऑल आवर क्वेश्चंस। आई होप जल्दी आपके साथ दोबारा बात करने का मौका मिले। थैंक यू जेड फंड्स, धन्यवाद आपका जो आपने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी जहां पे हम डीएसपी मिड कैप के बारे में आपको और आपके क्लाइंट्स को इसके बारे में जानकारी दे पाए। थैंक यू वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, ये तो थे मिस्टर अमित ग्रोवर डीएसपी म्यूचुअल फंड से। अब चलिए एक नजर डालते हैं इस फंड के फैक्ट्स पर। एज ऑफ 30 सितंबर 2020 इस फंड के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी AUM 8,274 करोड़ रुपए के थे और इसका एक्सपेंस रेशियो 1.91% का था।
इस फंड का नेट एसेट वैल्यू यानी NAV एज ऑफ 30 सितंबर वाज एट 61.56 रुपीज। चलिए देखते हैं पिछले कुछ सालों में डीएसपी मिड कैप फंड ने रिटर्न्स कैसे दिए हैं। जैसा आप देख सकते हैं पिछले एक साल में फंड के रिटर्न्स 13.8% के रहे हैं, जो कि बेंचमार्क के कंपैरिजन में बहुत ही बढ़िया है। बाकी पीरियड्स में भी द फंड हैज आउटपरफॉर्म्ड इट्स बेंचमार्क। 10 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो फंड ने 12.4% का रिटर्न दिया है। इस फंड में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 500 रुपए का है, चाहे आप लमसम में इन्वेस्ट करें या SIP मेथड के थ्रू इन्वेस्ट करें। मोस्ट इक्विटी फंड्स की तरह इस फंड पर भी रिडेम्पशन पर कुछ एग्जिट लोड्स लगते हैं। अगर आप अपने यूनिट्स परचेज के एक साल के अंदर बेच देते हैं तो उस पर 1% का रिडेम्पशन लोड लगेगा। अगर आप यूनिट्स को एक साल से ज्यादा तक होल्ड करके रखते हैं तो उस पर कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। डीएसपी मिड कैप फंड पर होने वाले गेन्स पर टैक्स इक्विटी की तरह ही लगता है, यानी अगर आप परचेज के एक साल के अंदर अपने यूनिट्स बेच देते हैं तो इस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, विच इज एट द रेट ऑफ 15%। अगर आप यूनिट्स को एक साल से ज्यादा तक होल्ड करके रखते हैं आफ्टर परचेज तो इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, विच इज एट 10%। ध्यान रहे ये 10% भी आपको तभी लगेगा अगर विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर आपके जो टोटल गेन्स है दैट इज मोर देन 1 लाख रुपीज। क्योंकि ये फंड अपना पैसा इक्विटीज में लगाता है तो इसमें रिस्क फैक्टर हाई है। लार्ज कैप फंड्स के मुकाबले एक मिड कैप फंड में जो वोलेटिलिटी रहती है वो थोड़ी हायर रह सकती है, बट इन द लॉन्ग टर्म इनकी जो रिटर्न जनरेटिंग कैपेसिटी है वो भी लार्ज कैप फंड्स के मुकाबले ज्यादा ही होती है। ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो कि अपना पैसा मीडियम साइज कंपनीज में लगाना चाहते हैं एंड आर लुकिंग टू इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म फॉर गुड कैपिटल एप्रिसिएशन। बट इसमें इन्वेस्ट करते वक्त ध्यान रहे आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होनी चाहिए। हाउएवर हम हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि इस फंड में या किसी भी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले उस प्रोडक्ट की सूटेबिलिटी अपने पोर्टफोलियो के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से जरूर समझ लें। आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप जेड फंड्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थ्रू दिस ऐप आप अपने इन्वेस्टमेंट मैनेज भी कर सकते हैं और अपने एक नजदीकी फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ व्हाट्सएप पर चैट भी कर सकते हैं। अगर आपके इस फंड को लेकर या किसी भी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेकर कोई भी क्वेश्चंस हो, प्लीज फील फ्री टू पोस्ट देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो और ऑन आवर वेबसाइट zfunds.in। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑन मेनी मोर सच वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड फंड्स।